हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों बाद मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं। ये टॉपिक नीट में इंक्लूडेड है। हालांकि एनसीईआरटी में इस टॉपिक का एक वर्ड दिया हुआ है, लेकिन डिटेल में इसको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये नीट के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है वो अब दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। तो इसकी कुछ बेसिक चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, आप लोगों इसे ध्यान से समझिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है डेंगू। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन डिसीज हुज नेम इज डेंगू। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गीला था, इसको ड्राई के ऊपर ही पेन चल पाती है, तो चलो ठीक है, अभी भी गीला ही है। तो डेंगू, ठीक है, तो डेंगू जो एक बीमारी है ये किससे कॉज होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। ठीक है, अब यहां पर ये जो फ्लेवी वर्ड है, फ्लेवी वर्ड का मतलब होता है येलो। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये येलो फीवर कॉज करता है। ठीक है, येलो फीवर मतलब एक प्रकार का जॉन्डिस है। ठीक है, कॉर्निया, नेल्स, स्किन सब पीली पड़ने लगती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस या एक्टेरस। तो फ्लेवी का मतलब होता है येलो। ठीक है, अब फ्लेवी वायरस जो है ये एक मेंबर है एक वायरल ग्रुप का, और उस वायरल ग्रुप का नाम है, इट इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड आर्बोवायरस। व्हाट वी कॉल्ड इट, आर्बोवायरस। आर्बो वर्ड जो आया है ये कहां से आया, आर्थ्रोपोडा से। मतलब कि ये जो फ्लेवी वायरस है इसका ट्रांसमिशन होता है आर्थ्रोपोड्स के थ्रू। आर्थ्रोपोड्स में जैसे कि अपन मान लेते हैं एक आर्थ्रोपोड है जिसका नाम है फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, उसका नाम क्या है, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, या इसे एशियन टाइगर भी, एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो ये जो है आर्थ्रोपोड है, इसीलिए एक ग्रुप क्या हो गया, आर्बोवायरस। और इसका जो मेन वायरस है उसका नाम है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी का मतलब होता है येलो फीवर कॉज करने वाला। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हड्डियों पे अटैक करता है, ये वायरस बोन्स पे अटैक करता है, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अपन आगे बात करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो फ्लेवी वायरस है इसको हम डेंगू वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब डेंगू वायरस जो है, डीएनवी मतलब डेंगू वायरस, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेंगू वायरस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 प्रकार के डेंगू वायरस होते हैं। ठीक है, और उनका कैरियर कौन होता है, हु इज द कैरियर और वेक्टर, दैट इज द फीमेल एडिस इजिप्टी। ठीक है, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये बीमारी हो जाती है डेंगू, तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब हाउ टू फाइंड आउट अबाउट दिस डिसीज। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस, तो देखिए सबसे पहले ये जो फ्लेवी वायरस होता है, ये आर्बो वायरस होता है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे कि कोरोना वायरस, कोविड, एड्स का जो वायरस है, एचआईवी वायरस, ये सब में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो इसमें भी फ्लेवी वायरस और पॉजिटिव स्ट्रैंड इस टाइप से होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इस वायरस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जैसे जानते होंगे वायरस बनाने के लिए जो वायरस का जो कोट होता है उसे कहा जाता है कैप्सिड। द आउटर कोट ऑफ द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, तो कैप्सिड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक वायरस है। ठीक है, ये वायरस है, तो इसका जो आउटर कोट बना होगा वो कैसे बना होगा, कैप्सिड से। कैप्सिड बहुत सारे
कैप्सिड कैसे बनता है? बहुत सारे कैप्सोमियर आपस में, कैप्सोमियर नाम के प्रोटीन होते हैं, आपस में जुड़ के कैप्सिड बनाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया, मतलब कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहा है। लेकिन यही वायरस, डेंगू वायरस, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इसके सरफेस में, जिसको बोला जाता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1, NS1 प्रोटीन। मतलब कि अगर आपके बॉडी में डेंगू वायरस घुस चुका है, इफ डेंगू वायरस हैज एंटर्ड इनसाइड योर बॉडी, तो पहला जो ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, घुसते साथ वो एक प्रोटीन, उसका नाम होगा NS1 प्रोटीन। अगर आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें NS1 प्रोटीन दिखता है, इसका मतलब कि डेंगू वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुस चुका है। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, तो NS1 प्रोटीन नॉन स्ट्रक्चरल, इसको नॉन स्ट्रक्चरल इसीलिए कहा गया क्योंकि कैप्सिड बनाने में या उसका वायरस का स्ट्रक्चर बनाने में काम नहीं आता। ये वायरस का जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है अंदर में, वो इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, RNA मतलब ट्रांसलेशन होता होगा और उससे ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ? तो जैसे ही हमें बुखार आता है, तो पहले 3 दिन में अगर आपने टेस्ट कराया, तो आपको ये वाला टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपको डेंगू है। दूसरा, इसमें ये तो हो गया पहला। दूसरा जो डायग्नोसिस है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM। अगर, है ना, ठीक है, देखिए पहला डायग्नोसिस ये था, दूसरा क्या हो गया? IgM। अगर आपके ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन M, विच इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट एंटीबॉडी, ये अगर बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ये मतलब इंफेक्शन के 3 से 5 दिन बाद आपके ब्लड में बनेगी। कैसे बनेगी? अब देखो, ये वाला एंटीजन आपके बॉडी में घुसा, NS1 प्रोटीन, ये इस वायरस के सरफेस में होगा ये NS1। अब जैसे ये घुसा, हमारे इम्यून सिस्टम ने, बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाना शुरू की। किसको मारने के लिए? इस डेंगू वायरस को मारने के लिए। तो पहली एंटीबॉडी क्या बनती है? IgM। तो अगर बुखार आने के 3 से 5 दिन बाद अगर आप अपने ब्लड का टेस्ट कराते हैं, तो NS1 पॉजिटिव एज वेल एज IgM पॉजिटिव आएगा। ये दोनों पॉजिटिव आएंगे आपके ब्लड में। क्लियर हुआ? ये चीज हो जाती है। इसके बाद फिर तीसरा जो होता है ना, तीसरा जो टेस्ट होता है उसको बोलेंगे अपन IgG टेस्ट। ये 2 वीक के बाद बनती है, बुखार आने के, इन्फेक्शन के 2 वीक के बाद। मतलब बुखार, जैसे आज मेरे को पहले दिन बुखार आया, तो 15 दिन बाद अगर मैं टेस्ट कराता हूं, तो उसमें NS1 भी पॉजिटिव आएगा, IgM भी पॉजिटिव आएगा और IgG भी पॉजिटिव आएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती है। एक बार मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मान लीजिए डेंगू वायरस 1 वाले स्ट्रेन ने मेरे ऊपर अटैक किया, तो उसको मारने के लिए ये दोनों एंटीबॉडीज मेरे बॉडी में बनेगी। तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन ये जीवन भर के लिए बन जाएगी। इसीलिए अगर एक बार DNV1 ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो उसके बाद मेरे को जीवन में कभी भी डेंगू वायरस 1, ये कभी भी मेरे पे अटैक करेगा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जीवन भर के लिए मेरे ब्लड में बन चुकी है इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG नाम की एक एंटीबॉडी। क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जीवन में कभी फिर से डेंगू होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि जो फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, उसने DNV2 कैरी किया हुआ है, ठीक है, मैं 1 साल पहले मेरे को मान लो कि डेंगू हुआ, और उस समय जो स्ट्रेन मेरे ऊपर अटैक किया, उसने कौन सा स्ट्रेन था? DNV1। लेकिन इस बार जो मच्छर जो है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, उसने अपने साथ लेके आया क्या? DNV2। अब उसने मुझे काटा, मच्छर ने, तो मेरे को फिर से डेंगू हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और उसके अगेंस्ट में भी ये सारी चीजें बनेंगी, IgG। ठीक है, तीसरी बार भी मेरे को डेंगू हो सकता है, क्योंकि देखो ये दोनों के अगेंस्ट में तो IgG बन चुकी है, लेकिन इसके अगेंस्ट में नहीं बनी। तो अगर जो फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, उसने DNV3 लेके आ गई, तो फिर से हो सकता है। तो इसी प्रकार से मैं जीवन में सिर्फ 4 बार मुझे डेंगू हो सकता है, 5वीं बार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक बार अलग अलग स्ट्रेन के लिए, है ना, अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन G बनेगी मेरे ब्लड में। यहां तक आई थिंक बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ये जानेंगे कि डेंगू में एक चीज होती है कि डेंगू, जैसे जिसको भी डेंगू होता है ना, तो उसके प्लेटलेट्स काउंट गिरने लगते हैं। अब प्लेटलेट्स, ब्लड में प्लेटलेट काउंट क्यों कम होते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है,
तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये गीला है, इसको सूखने में टाइम लगेगा क्योंकि इसके ऊपर वो चल नहीं पाता ना। क्या रुकिए, कुछ कपड़ा उपड़ा लेता हूं। तो गाइस, आप लोग कैसे कैसे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि प्लेटलेट्स काउंट क्यों गिरते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द नॉर्मल थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स काउंट। हमारे बॉडी में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? ये होता है 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड टेस्ट ट्यूब में ले तो उसमें इतनी होनी चाहिए प्लेटलेट काउंट। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया, डेंगू को बोन ब्रेक फीवर भी या ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डेंगू वायरस हमारे बोन पे अटैक करता है। बोन के अंदर में होता है क्या? आरबीएम, रेड बोन मैरो। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो समझ जाएंगे आरबीएम का फुल फॉर्म, रेड बोन मैरो। ये एक ऐसी जगह होती है जहां से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये तीनों बनती है बोन में से। ठीक है, तो जो आरबीएम होता है, रेड बोन मैरो, बेटा कहां पे होता है? मेरे जो स्टूडेंट होंगे उनको शायद पहले से पता होगा। बोन के 3 पार्ट होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस। तो ये वाला जो पार्ट होता है एपिफाइसिस, यहाँ पे भरा हुआ होता है क्या? रेड बोन मैरो। और यही से बनती है क्या? रेड बोन मैरो। यही से बनती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो सबसे पहले जो डेंगू का जो वायरस होता है वो अटैक करता है किस पे? बोन में। और बोन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो बोन में अटैक किया तो इसका मतलब रेड बोन मैरो में भी अटैक किया। अब रेड बोन मैरो में जब अटैक किया तो उसकी वजह से स्पेशली मेगाकैरियोसाइट पे अटैक होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? प्लेटलेट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन अपन क्या लिखेंगे? डेंगू वायरस अटैक ऑन रेड बोन मैरो, और उसकी वजह से प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, दूसरा रीजन क्या है कि प्लेटलेट काउंट क्यों कम हो जाते हैं डेंगू फीवर के टाइम पे? होता क्या है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आईजीएम वो निकलती है, आईजीजी भी निकलती है 2 हफ्ते बाद, और 3-4 दिन बाद तो आईजीएम निकलना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज है ये डेंगू के वायरस के ऊपर अटैक करके उसको मारना शुरू करती है, लेकिन उसी टाइम पे गलती से क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज है प्लेटलेट पे भी अटैक कर देती है। आई बात समझ में? मतलब हमारी बॉडी में बनी हुई इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी वो डेंगू वायरस को मार रही है, प्लस गलती से हमारी अपनी प्लेटलेट को भी मार रही है। ठीक है, तो सेकंड रीजन क्या होगा? हमारी खुद की ओन एंटी बॉडीज अटैक ऑन, किस पे अटैक किए? हमारे खुद के प्लेटलेट्स पे। इस वजह से भी क्या होता है? प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है डेंगू में। क्लियर हुआ? चलो, तीसरा और एक रीजन है क्यों हमारे प्लेटलेट काउंट कम होते हैं डेंगू फीवर में। देखो होता क्या है कि मान लो, चलो इसको ऐसे समझते हैं, ये एक टिश्यू है। ठीक है, ये दिस इज व्हाट, एक टिश्यू है, और हमारे बॉडी में 3 प्रकार की ब्लड वेसल होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो टिश्यू के अंदर से सिर्फ एक ही ब्लड वेसल टिश्यू के अंदर से जा सकती है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो तो बताओ क्या है बेटा इसका नाम? इसका नाम होता है क्या? कैपिलरी। और ये जो कैपिलरी की वॉल होती है, उस कैपिलरी की वॉल को हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, या इसको और क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम।
ट्यूनिका इंटीमा या एंडोथेलियम बोलते हैं। और ये जो ट्यूनिका इंटीमा या एंडोथेलियम है ये कैसे बनी हुई होती है? ये बनी होती है किससे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो होता क्या है, जो डेंगू वायरस होता है, ठीक है, डेंगू वायरस जो है वो अटैक कर देता है इनटू द सेल्स ऑफ एंडोथेलियम, मतलब ये जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है उसकी सेल पे अटैक कर देता है। अब अटैक करने की वजह से क्या होता है, देखिए अंदर से ब्लड जा रहा है ना, तो ब्लड में का जो फ्लूइड है, पानी, वो बाहर आ जाता है टिश्यू में, और टिश्यू में बाहर में कहां आ जाता है? सेल्स के बीच में, मतलब कि इंटरसेल्यूलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस में आके जमा हो जाता है, देखिए इस प्रकार से। क्लियर? अब होता क्या है कि डेंगू वायरस ने ये एंडोथेलियम की सेल्स, मतलब सिंपल स्क्वामस सेल पे अटैक करके इनको डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर का द्रव्य मतलब पानी बाहर निकला और सेल के बीच में। अब ये जो एंडोथेलियम खराब हो गया है किसके अटैक से? डेंगू वायरस के। उसको रिपेयर करने के लिए जो प्लेटलेट होती है वो पूरी की पूरी प्लेटलेट क्या हो जाती है? यहां पर लग जाती है काम पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डेंगू वायरस ने, ये देखिए यहां पर इसको एंडोथेलियम को खराब कर दिया। अब इसको रिपेयर करने के लिए हमारे जो प्लेटलेट्स होती है वो प्लेटलेट्स इसको इसकी रिपेयरिंग में लग जाती है। तो होता क्या है, पहला ही तो देखो रेड बोन मैरो प्लेटलेट बहुत कम बना रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर भी अटैक हुआ है, और जितनी बची हुई प्लेटलेट्स थी हमारी बॉडी में वो सारी की सारी यहां पे काम पे लगी हुई है। किसको रिपेयर करने में? ये कैपिलरी की वॉल को रिपेयर करने में, जो कि डेंगू वायरस के अटैक से खराब हो गई, उसको रिपेयर करने में लगी हुई है। मतलब कि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, है ना, सब यहां से सप्लाई कम, यहां पे डिमांड ज्यादा, इस वजह से भी प्लेटलेट काउंट क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ठीक है, ये होता है डीएनवी अटैक ऑन एंडोथेलियल सेल्स whose repair require large number of प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तो ये 3 रीजन की वजह से क्या होता है? प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, मैं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पेशेंट का काउंट, प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट मैंने आपको लिख के बताया था कि 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 20,000 तक या 25,000 तक के भी गिर गया, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है वो जो है, एक सेकंड यार, इसको सूखे से पूछना पड़ेगा, क्या है ना, गीले में पेन चलती नहीं इस पे। हाँ चलो देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ब्लड में 20,000 तक प्लेटलेट काउंट है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसमें ये नोटिस किया जा सकता है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि एंडोथेलियम, कैपिलरी के एंडोथेलियम फटेगी तो बाहर ब्लड लीकेज हो सकता है, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है वो अपने को बाहर से कैसे पता चलेगा? बीपी चेक करके। जब भी इंटरनल बॉडी के अंदर कभी भी ब्लीडिंग होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो बीपी चेक करेंगे अपन पेशेंट का, अगर बीपी हाई आ रहा है इसका मतलब कि इंटरनल कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अगर बीपी नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में भी चलता है। अगर मान लीजिए आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड से कम हो जाए, लेस हो जाए, तो उस केस में हमें ब्लड
ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन, बाहर से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो अब ये जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और दूसरा होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड रैंडम डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। सिंगल, और ये जो दोनों करने के लिए एक टेक्निक, एक नई टाइप की मशीन आ गई है आजकल, उसको बोला जाता है एफरेसिस मशीन। एफरेसिस मशीन, उसको क्या बोलेंगे अपन, एफरेसिस मशीन। तो अब इसका इन सब के बीच में अपन फर्क समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपने देखा सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, इसका मतलब है कि एक ही डोनर रहेगा, उससे हम ब्लड निकालेंगे। ठीक है, उस ब्लड को हम एफरेसिस मशीन के थ्रू पास कराएंगे। अब एफरेसिस मशीन में क्या होगा, उस ब्लड में से जितनी भी प्लेटलेट्स है वो पूरी अलग हो जाएगी और जो नॉर्मल ब्लड है वो वापस से पेशेंट की बॉडी में वापस चला जाएगा। इसका मतलब कि पेशेंट की बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही रहेगा, बस फर्क ये रहेगा कि उसकी प्लेटलेट हमने निकाल ली और वो जो प्लेटलेट निकली वो हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट, डेंगू पेशेंट। तो इसको बोला जाता है क्या, सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। रैंडम डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में ऐसा होता है कि कई अलग अलग टाइप के लोग, बहुत एक से ज्यादा लोगों का हमने ब्लड निकाला, ठीक है, उस ब्लड को हमने पास करवाया थ्रू एफरेसिस मशीन। अब एफरेसिस मशीन ने क्या किया, प्लेटलेट अलग करके वो जो भी ब्लड निकला था वो वापस भेज दिया, जिन लोगों से भी लिया था, जिनकी भी बॉडी से लिया था उनको वापस भेज दिया, और वो सब प्लेटलेट को मिक्स करके हम क्या करेंगे, उस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ठीक है, ये लेकिन ये दोनों में ज्यादा फायदेमंद ये वाला होता है क्योंकि इसमें एक ही बार में हम बहुत सारे प्लेटलेट्स निकाल सकते हैं। हालांकि देखिए इसका एक नुकसान ये है कि एक सिंगल डोनर से ले रहे हैं तो उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। यहां पर हमने एक से ज्यादा डोनर से लिए तो सबसे थोड़ा थोड़ा लिए तो किसी में प्लेटलेट की उतनी ज्यादा कमी तो होगी नहीं। तो यहां से देखिए 1 एसडीपी इज इक्वल टू 6 to 8 आरडीपी, मतलब कि एक एसडीपी में जितने प्लेटलेट आप कलेक्ट कर सकते हो उतने प्लेटलेट कलेक्ट करने के लिए आपको 6 से 8 आरडीपी करने पड़ेंगे, तब जाके उतने प्लेटलेट कलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये एफरेसिस मशीन है तो इसके थ्रू होता है। तो ये सब मैंने डेंगू के बारे में आपको बताया है ना। तो आपको और अगर कुछ पूछना होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यू कैन पोस्ट योर डाउट। थैंक यू, सी यू अगेन।